हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो वेरी वेरी वेलकम टू टाइम एड्यू सर। ये क्लास 10 साइंस का पहला लेक्चर होगा, हमारा लेक्चर फर्स्ट। और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 को फिजिक्स से। ओके, तो फिजिक्स में हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली ये ऑर्डर में नहीं है, आप एनसीईआरटी के ऑर्डर से जाएंगे तो पहले लाइट का चैप्टर मिलेगा आपको, बट वी हैव सेलेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है और इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या सब पढ़ना है हमें। So the topics that should be covered in this lecture are the first that we will get introduction of electricity. Electricity क्या होता है, कैसे हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो सबसे मेजर बात होगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। देन आफ्टर बिहेवियर समझेंगे चार्ज का, उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज, देन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एंड देन आफ्टर चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं उसको समझेंगे। और फाइनली कूलम्स फोर्स को जानेंगे। चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो किस तरह का फोर्स होता है, कैसे काम करता है फोर्स, एंड फाइनली दैट इज कूलम्स लॉ। तो इन सब सारे 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 बातों का डिस्कशन होगा इस लेक्चर में। सो जस्ट वेट एंड वॉच। देखो, ये आपने देखा होगा इस तरह का सीन आपको आपके आसपास के घर के बगल में आपको इस तरह का सीन दिखने के लिए मिलता होगा। और इस तरह के ये भले पोल इतना साफ सुथरा आपको सिंगल लाइंस का भले ना दिखे आपके घर के आसपास, लेकिन ये तो जरूर दिखता होगा। इतना सारा डेंसिटी वाला तार सब लगा रहता है इसमें पोल से, और आपके घर में ये इसी में से कोई एक वायर होता है जो आपके घर में पहुंचता है। और उसके बाद क्या होता है, घर में पहुंचने के बाद आपके घर में, सबके घर में एक मीटर होता है। मीटर में लाइन आता है, यहाँ पे एक मेन स्विच होता है। उसके बाद कनेक्शन सारे स्विच से होते हुए सारे हमारे घर के बोर्ड्स में जाता है ना। और जब बोर्ड में जाता है उसके बाद फिर हम लोग ये सब गैजेट्स को यूज कर पाते हैं। आपके घर में अप्रोक्स ये सब गैजेट मिलेगा आपको। तो इन सब गैजेट्स का हम यूज करते हैं। अब देखो, यहाँ पे तो ठीक है गैजेट्स का यूज करते हैं, गैजेट्स का यूज करें या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी को उसको आप स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप कहते हैं कि करंट आता है। देखो, जो हम लोग समझते हैं अभी तक हमारे लैंग्वेज में जो बोला जाता है कि पोल से करंट आया है ना, और करंट आया, हमारे घर में करंट आया, करंट आया यानी आप कहते हो लाइन आ गया, या बिजली आ गई, या लाइट आ गया, या इलेक्ट्रिसिटी आ गया, जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हो अपने लिए। ठीक है, तो उसके बाद वही मेन रीजन है इलेक्ट्रिसिटी। जो है इलेक्ट्रिसिटी मेन रीजन है जिसके कारण हम ये सब यूज कर पाते हैं, क्योंकि ये सब बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी डिवाइस, कोई भी गैजेट नहीं चलता। तो या तो आप इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट यूज करते हो, या इन बैटरीज में आप स्टोर करके रखते हो, या फिर डिफरेंट फॉर्म, ये भी एक फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कहीं कहीं नहीं अवेलेबल है तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी, जैसे फोन भी आप क्या करते हो, फोन को चार्ज कर लेते हो, बाद में बिना डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के आप उसको यूज करते हो। तो फोन में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रख लेते हैं केमिकल फॉर्म में। सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो, सो एनर्जी भी कह सकते हैं। तो एनर्जी है, और एनर्जी को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं बैटरीज वगैरह में। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इलेक्ट्रिसिटी है क्या? ओके, सो आपने देखो अभी तक जो टर्म सुना, करंट सुना, करंट सुना है ना, करंट सुना, लाइट सुना, इलेक्ट्रिसिटी सुना। तो अगर इसको डिफाइन करें, अगर इलेक्ट्रिसिटी को बाय वर्ड डिफाइन करें, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक जो है ये इलेक्ट्रॉन्स वर्ड से निकल के आया है। और सिटी का मतलब होता है मूवमेंट। जब भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, देयर वी विल सी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वहां हमें क्या मिलता है, वहां करंट मिलता है। देखो एनसीईआरटी का बात जहां तक करें, एनसीईआरटी बुक में समझाया गया है बस ये चीज कि किसी भी वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो हम उसे करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज का चर्चा कर दिया गया है। तो फ्लो ऑफ चार्ज में जब तक हम इस चार्ज के टर्म को, चार्ज को बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे, इसके पूरे बात को नहीं जानेंगे कि ये है क्या, कहाँ से आया, कैसे होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देखो, समझाने का कोशिश ये किया गया है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। यहाँ पे मान लो हम पानी का एक टैंक रखते हैं, और यहाँ पे एक पानी का टैंक रखते हैं, और इसमें एक पाइप से इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस टैंक को हमने भर दिया, सपोज मान लेते हैं। तो क्या होता है, इस पाइप से पानी इस टैंक में आने लगता है। क्यों आता है, इसके पीछे का रीजन है ग्रेविटी। कि सारे पानी पे क्या होता है, फोर्स लगता है, और पानी पे प्रेशर क्रिएट होता है, और उस वजह से क्या होता है कि सारा पानी इसमें से ऊपर से नीचे आने लगता है इस वाटर में। उसी तरीके से बताया गया है कि जब किसी भी कंडक्टर में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम दो इंड पे क्या करें, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करें, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करें, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। बट
ये इतना आसान नहीं है कि आप ये सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, करंट प्रोड्यूस हो गया, लाइट जल गया। बट कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, क्या है इलेक्ट्रॉन के पास ऐसा जो मूव करता है? तो उसी को समझने के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए आप सबसे पहले ना भूल जाओ कि चार्ज टर्म कुछ होता है। अभी चार्ज आपको जो पता है, जितना आप जानते हैं, आप सब भूल जाओ। अभी एक मिनट के लिए आप समझो कि आपको नहीं पता कि चार्ज कोई टर्म होता है, भूल जाओ इलेक्ट्रिसिटी भी कोई टर्म होता है, कुछ भी नहीं, एकदम साइफर माइंड रखो। और बस एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचो, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। आपके पास एक प्लास्टिक रॉड है, ओके, दो प्लास्टिक रॉड होगा हमारे पास, प्लास्टिक रॉड दो होगा। और उस प्लास्टिक रॉड को हम क्या करते हैं, किसी अनचार्ज वुलन क्लॉथ से, इसे हम क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ से रब करते हैं। ओके, प्लास्टिक रॉड को हमने क्या किया, वुलन क्लॉथ से रब किया। ओके, दो प्लास्टिक रॉड को रब कर दिया वुलन क्लॉथ से, दो प्लास्टिक रॉड होगा हमारे पास, दोनों को रब कर दिया, रब करके दोनों को सेपरेटली रख लिया, और वुलन क्लॉथ को भी जिससे दोनों को रब किया था, दोनों को उसको भी अलग सेपरेट करके रख लिया। अब उसके बाद देखो, अब हमारे पास ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को हमने क्या किया, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करना स्टार्ट किया। सिल्क क्लॉथ से जब इसको रब किया तो ग्लास रॉड भी हमारे पास दो होगा, दोनों ग्लास रॉड को भी फिर से सेपरेट करके रख लिया। ओके, अभी बस समझना है इसको, इस फेनोमेनन को समझना है कि आखिर होगा क्या इसमें। हमने जो इसको रब किया और सिल्क क्लॉथ को भी हमने क्या किया है, सेपरेट करके रख लिया है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, अब जैसे ही ग्लास रॉड और ग्लास रॉड को, या प्लास्टिक रॉड या प्लास्टिक रॉड को, दोनों सेम टाइप के रॉड को जब हम आपस में इंटरैक्ट कराते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे के नजदीक लेके आते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे को, ये दोनों रॉड क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करने लगता है, फोर्स लगाने लगता है। ये इसको इधर धक्का देने लगता है, इसके ऊपर ये इधर धक्का लगाने लगता है। मतलब ये एक दूसरे को आप नजदीक लेके जाओगे तो एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, ये फोर्स अप्लाई करता है। ओके, तो ये फोर्स अप्लाई हुआ यहाँ पे फोर्स किस तरह का मिला, यहाँ पे फोर्स मिला रिपल्सन। अगर दो ग्लास रॉड था तो भी, या दो प्लास्टिक रॉड था तो भी। ओके, या फिर अगर दो सेम टाइप का सिल्क क्लॉथ जिससे आपने ग्लास रॉड को रब किया था, या दो वुलन क्लॉथ को जिससे आपने ग्लास रॉड इसको प्लास्टिक रॉड को रब किया था, उस दोनों को भी सिमिलर सिमिलर टाइप के क्लॉथ्स को भी रखोगे तो उन दोनों में भी रिपल्सन होता है। ओके, फिलहाल हम ये समझते हैं, ग्लास रॉड या प्लास्टिक रॉड के बीच का रिपल्सन को समझते हैं। उसके बाद क्या किया, एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड को साथ में रखा, ठीक है। ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड को रखा साथ में। अब ये दोनों क्या करने लगे, ये दोनों करने लगे अट्रैक्ट। ये दोनों क्या करने लगे, अट्रैक्ट। यहाँ भी फोर्स लगा, लेकिन फोर्स का नेचर अब बदल गया। अब फोर्स का नेचर कैसा हो गया, अट्रैक्शन का। तो यहाँ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। तो चार्ज, ये सॉरी, जब दो बॉडी के बीच में एक ग्लास रॉड, दो ग्लास रॉड अगर हमने रखा, दोनों ग्लास रॉड को, सिमिलर रॉड को रखा, तो यहाँ पे इन दोनों ने किया रिपल्सन। दो प्लास्टिक रॉड को रखा तो इन दोनों ने भी किया रिपल्सन। एक ग्लास रॉड एक प्लास्टिक रॉड को रखा तो किया रिपल्सन। देखो, जब तक हमने इसे वो उस रब नहीं किया था उस क्लॉथ से उसको, तब तक ग्लास रॉड और ग्लास रॉड को साथ में रखा, कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं हो रहा था। सिमिलरली प्लास्टिक रॉड को भी रखा तो कोई रिपल्सन या अट्रैक्शन नहीं हो रहा था। ओके, बट अभी क्या ऐसा हो गया, अभी क्या ऐसा हो गया जो ये रिपल्सन होने लगा या अट्रैक्शन होने लगा, आखिर हुआ क्या इसके साथ, ग्लास रॉड में क्या आ गया ऐसा, प्लास्टिक रॉड में क्या चला गया, जो दो ग्लास रॉड अब आपस में रिपेल करने लगे, दो प्लास्टिक रॉड आपस में रिपेल करने लगे, और जैसे ही ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को साथ में लाया, ये दोनों अट्रैक्ट करने लगे एक दूसरे को। कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो आया होगा, इसका कुछ तो कारण दोगे, कुछ तो रीजन दोगे इसका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों हुआ ऐसा ही, आखिर एक ग्लास रॉड दूसरे ग्लास रॉड को क्यों रिपेल किया। एक सिमिलर एग्जांपल आपको अभी दिखाता हूँ पहले। आप ये समझो, आपने अपने घर में, आप सबके घर में स्केल होता है, आप स्केल को रब कर लो वुलन क्लॉथ से या सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, सिल्क क्लॉथ से रब करो या वुलन क्लॉथ से रब कर लो इसको, या फिर अपने हेयर से रब करो, ठीक है, हेयर से भी आप प्लास्टिक को रब करोगे, अपने पेन को आपने रब किया होगा, स्केल को रब किया होगा। तो मेन बात क्या है ना, फेनोमेना क्या है कि आपने पेपर के टुकड़े को नीचे डाल दिया और उसके बाद क्या किया, स्केल को या पेन को इसके नजदीक लाया, तो पेपर का बिट सब जो है ये अट्रैक्ट होने लगा इसके तरफ। ये भी जो फेनोमेना है ये आखिर कैसे हुआ, आखिर हमने जब तक इसे रब नहीं किया था, एक नॉर्मल पेन को जब तक उसको बाल में रब नहीं किया, तब तक पेपर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। जैसे ही रब किया उसके बाद क्या आखिर आ गया पेन में, जो इसने इसको अपनी तरफ, पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो आखिर इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि कुछ कुछ तो हुआ होगा ना। अब क्या हुआ होगा इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास ग्लास रॉड था और ये प्लास्टिक रॉड था। ग्लास रॉड को हमने किसके साथ रब किया था, सिल्क क्लॉथ के साथ, ओके, और प्लास्टिक रॉड को किसके साथ रब किया था, वूलन क्लॉथ के साथ, ठीक है। तो
सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड में कुछ आया होगा, या ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में कुछ चला गया होगा। सिमिलर इसमें हुआ होगा, उलन से ग्लास में कुछ, प्लास्टिक में कुछ आया होगा, या प्लास्टिक से उलन में कुछ चला गया होगा। कुछ तो आपस में हुआ है इन दोनों के बीच में। देखो इसी के रीजन को सुलझाने के लिए कहा गया ये कि चलो बोलते हैं ऐसा कि ग्लास रॉड को जब हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो ग्लास रॉड और सिल्क दोनों बॉडी चार्ज्ड हो गए। क्या हो गए? दोनों बॉडी चार्ज्ड हो गए। ठीक है। उसी तरीके से प्लास्टिक और उल, ये भी दोनों बॉडी आपस में चार्ज्ड हो गए। और ये चार्ज कैसे हुआ? जब हमने दोनों को आपस में फ्रिक्शन के थ्रू एक दूसरे के ऊपर, मतलब जैसे ग्लास के ऊपर सिल्क को रब किया या प्लास्टिक के ऊपर उल को रब किया, तब जाके ये दोनों के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है। और जब एक चार्ज्ड ग्लास रॉड दूसरे ग्लास रॉड के पास लाया गया, अब ये क्या है? ये चार्ज ग्लास रॉड है। चार्ज ग्लास रॉड क्योंकि अभी इनने से क्या किया है? रब किया है। रब करने के बाद ये चार्ज हो गया। जब चार्ज ग्लास रॉड को दूसरे ग्लास रॉड के पास रखोगे तो ये रिपल्सन होता है, या प्लास्टिक रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास रखोगे तो रिपल्सन होता है। सिमिलरली ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड जब आपस में आता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ओके। तो फॉर सिंपलिसिटी अभी ये तो हम समझ गए कि चार्ज आ गया इसके ऊपर, ग्लास रॉड के पास भी चार्ज आ गया और प्लास्टिक रॉड के पास भी चार्ज आ गया। बट किस तरह का चार्ज? आखिर ये था क्या चार्ज? दोनों तो देखो, इसका मतलब ये है कि ग्लास रॉड, दोनों ग्लास रॉड को सेम सेम चार्ज मिला होगा। प्लास्टिक रॉड के पास जो भी चार्ज है सेम तरीके से ये चार्ज हुआ, इसीलिए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है। मतलब चार्ज का एक ऐसा प्रॉपर्टी आ गया, अगर सिमिलर सिमिलर दोनों के पास है तो दोनों को रिपेल कर रहा है। उसी तरीके से प्लास्टिक प्लास्टिक भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। मतलब जो सिमिलर काइंड से चार्ज हो रहा है कोई बॉडी, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। और जब अपोजिट काइंड का चार्ज बॉडी को हम रखते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे कोई दो तरह का चार्जिंग डेवलप हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, आपने नाम सुना होगा इनका बुक में, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि देखो ग्लास रॉड को हम कहते हैं ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। जब आपने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो सिल्क क्लॉथ हो गया निगेटिवली चार्ज और ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ओके। सिमिलरली जब प्लास्टिक रॉड को हमने उल के साथ रब किया तो उल हो गया पॉजिटिवली चार्ज और प्लास्टिक रॉड हो गया निगेटिवली चार्ज। ठीक है। अब ये क्यों हुआ, इसका रीजन हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और प्लास्टिक रॉड के पास निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी एक दूसरे बॉडी को रब करते हैं एक दूसरे के साथ तो एक दूसरे में डेवलप होता है। ठीक है। और चार्ज दो तरह का होता है, निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके। तो निगेटिव को सिंप्लिसिटी के लिए निगेटिव माइनस साइन से रिप्रेजेंट कराया गया और इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट कराया गया। अब देखो, आप कहोगे कि सर निगेटिवली ही चार्ज प्लास्टिक रॉड क्यों हुआ? ये भी तो हो सकता था, पॉजिटिव भी तो हो सकता था, ग्लास रॉड निगेटिव भी तो हो सकता था। एक तो इसके पीछे इसका रीजन ये है, यहाँ पे कोई रीजन नहीं है। ये अर्बिट्ररी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला है कि इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए ना ग्लास रॉड को कहते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये हो गया निगेटिवली चार्ज। तो वो ऐसे बता दिया गया इसका। वो ऐसा भी कर सकते थे कि ग्लास रॉड को वो बोलते कि निगेटिवली चार्ज, बट वो उस टाइम का बात था, ऐसे बोल दिया गया ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली, तो हाँ ठीक है पॉजिटिवली। अब इसके पीछे का रीजन समझोगे एग्जैक्टली वो पॉजिटिव क्यों है। तो इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एटम के अंदर। देखो आप सबने सुना है, पढ़ा है कि कोई भी बॉडी, दुनिया का जितना भी बॉडी है, हर बॉडी बना हुआ है एटम से। दिस इज द फैक्ट। कोई भी बॉडी बना है एटम से। आपका शरीर से लेके आपके सामने का पेन, कॉपी, जो भी चीज आप देखते हो, हर एक चीज बना हुआ है एटम से। ठीक है। तो अब एटम सबसे छोटा पार्टिकल आपने पढ़ा होगा 8th क्लास या 9th क्लास में कि एटम सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होता है। बट उसके बाद आपने पढ़ा कि नहीं, एटम इज द नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम से भी छोटा होता है। बॉडी एटम, कोई भी बॉडी एटम से बना है, बट एटम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सम सब एटॉमिक पार्टिकल। कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके एटम्स बने हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या है? वो सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ओके। तो देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिक डिफाइन किया गया है। ये अंदर में जो है ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन। पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स होते हैं। आप ऐसा समझे, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके। और ये सब न्यूक्लियस के अंदर में ही रहते हैं एंड दे आर टाइटली बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये याद रखना, strong nuclear force. So protons are bounded inside the nucleus with strong nuclear force. Strong nuclear force से क्या होता है? प्रोटॉन्स बाइंडेड होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स इसका चक्कर लगाता है चारों तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स
एक दूसरे से यहाँ पे हर एक अपने अपने ऑर्बिट में क्या होता है, अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर पढ़ा होगा 9th में तो हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है, उसके डिटेल में हमें नहीं जाना, हमें बस ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स मूविंग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग होता है। और कभी भी एक एटम से दूसरे एटम में जब हम कोई बॉन्ड बनाते हैं, आपने केमिकल बॉन्ड पढ़ा होगा, CO2 बनाया होगा, HCl बनाया होगा, आपने पढ़ा होगा कि एक एटम से दूसरे एटम में क्या होता है, बॉन्डिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आपने ये चीज पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब देखो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बताया, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच का जो इंटरेक्शन था वो कुछ ऐसा था कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपल करता है, ओके। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को अगर साथ मिलाए तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये बात पता था हमें, लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन के पास तो ये क्या है। तो इलेक्ट्रॉन के पास देखो बताया गया कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, प्रोटॉन के पास भी चार्ज है। तो उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही ये नोमेनक्लेचर भी किया कि देखो इलेक्ट्रॉन को निगेटिवली चार्ज दो और प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज दो। मतलब उन्होंने कहा कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज बाय नेचर होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज बाय नेचर होता है। ये भी आर्बिट्री था, ठीक है, ये भी बस ऐसे ही दे दिया गया। वो इलेक्ट्रॉन को ही पॉजिटिवली दे सकते थे और प्रोटॉन को निगेटिव दे सकते, बट नॉट जो भी दिया, प्रोटॉन को पॉजिटिव दिया तो हमें पॉजिटिव चार्ज समझना है, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज समझना है। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पे एक चीज सवाल आता है कि क्या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन खुद चार्ज है, क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज है या प्रोटॉन चार्ज है। तो सवाल है नहीं, ना इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना ही प्रोटॉन चार्ज है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज नहीं है, दे आर मैटर एक्चुअली, दे सब वो सब पार्टिकल्स है। एंड चार्ज इज नॉट सम एंटिटी। चार्ज क्या है, एंटिटी नहीं है। हमने देखा है कि प्लास्टिक रॉड के पास कुछ ऐसा वो चीज डेवलप हुआ, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी आया उसके पास, यानी उसके उसके बिहेवियर में चेंजिंग आया। वो कुछ ऐसा चीज था जो हम कह सकते हैं कि वो एक रीजन है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई पार्टिकल नहीं है। चार्ज कोई पार्टिकल तो नहीं है ना, चार्ज एक नेचर है। चार्ज किसी बॉडी का प्रॉपर्टी था जिसके कारण वो रिपल्सन या अट्रैक्शन हो रहा था दो बॉडी के बीच में। और हमने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का भी जो आपको देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भी जो रिपल्सन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो रिपेल कर रहा है, ये भी रिपल्सन इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों वस्तु के पास, इन दोनों एंटिटी के पास क्या है, चार्ज है। सो वन थिंग इज क्लियर कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, और उस वजह से एक दूसरे से ये क्या करते हैं, रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, जिसके पास नेट चार्ज 0 होता है, इसलिए न्यूट्रॉन का कोई इंटरेक्शन नहीं होता प्रोटॉन के साथ या इलेक्ट्रॉन के साथ। ओके, आई थिंक ये चीज क्लियर हो पाया होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर द बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दे कैरी चार्ज। अब देखो अब हमारे पास सवाल था ना कि ये जो प्लास्टिक रॉड या ग्लास रॉड था, जैसे ग्लास रॉड को हमने कहा कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हुआ, या आखिर कैसे हुआ। देखो कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, आप ध्यान से समझे। एक किसी बॉडी में अगर हम फंडामेंटली समझे तो टोटल नंबर ऑफ एटम जितना भी होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, इक्वल अमाउंट में होगा। तो अपने बेसिक नेचर में क्या होता है, वो न्यूट्रल्स होते हैं। तो होगा क्या, जैसे ही आपने इसको दूसरे बॉडी के साथ रब किया तो हुआ यहाँ पे ये कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो हो गया निगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गया। और इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स आया तो निगेटिव चार्ज लेके आया, तो कोई बॉडी क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज। और अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ, इसका मतलब है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इसके बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आए, इसीलिए ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, राइट। और कोई बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज है मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो जो इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं वो सब निगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो सब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो पाया होगा कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज क्यों हो रहा है। क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जैसे आपने देखा कि किसी कपड़े से जो ग्लास ये सिल सॉरी क्या ये स्केल को जब आप रब करते हो तो स्केल में क्या चाहते हो, स्केल में क्या हुआ ना, ये कपड़ा क्या किया, स्केल में कुछ चार्ज ट्रांसफर किया, ओके। तो स्केल में कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया, तो स्केल क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज, और ये कपड़ा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, ओके। अब जब स्केल के पास निगेटिवली चार्ज आ गया, अब ये क्या करेगा, ये अपने सामने पड़े हुए
पेपर्स को अब देखो पेपर तो चार्ज नहीं है ना, तो पेपर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होता है, और इसके सामने जैसे ही आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाके रखोगे तो ये अपने क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पोलराइज हो जाएगा और इसमें जाके ये चिपक जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर के बाद देखोगे ऑटोमेटिकली क्या होता है, नीचे आ जाता है जब इसका पोलराइजेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक बिहेवियर समझ में आया होगा, किसी बॉडी में चार्ज कैसे होता है, कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है, कैसे कोई बॉडी में सो अभी तक हमने समझा कि कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है, कोई बॉडी कैसे पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो जाता है, कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज कैसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात अब फाइनली ये निकल के आया कि चार्ज को अगर हमें डिफाइन करना हो तो चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फेनोमेनन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक भी आप कह लो, या इसको कंबाइन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फेनोमेनन अकर। तो ये महज एक रीजन है, चार्ज क्या है, एक रीजन है, इसको कोई एंटिटी नहीं बनाना। ठीक है, ये क्या है, ये आता है किसी बॉडी के पास, आ जाता है कोई बॉडी के पास होता है। ठीक है ना, तो ये कोई बॉडी नहीं है। देखो कभी भी हम जब चार्ज का बात करेंगे तो कोई चार्ज बॉडी होगा, भले उसके पास कुछ ही चार्ज हो, कम ही चार्ज हो, लेकिन वो बॉडी बॉडी होगा और उसके पास चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज क्या है, चार्ज कोई प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का। ठीक है ना, और चार्ज आया कैसे, हमने समझा, चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से। अब कहोगे सर प्रोटॉन्स आ नहीं जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं जा सकता। आपने देखा कि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर टाइटली पैक्ड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, तो प्रोटॉन्स का निकलना किसी एटम से संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है इजीलिए, और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है, कोई बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। आई थिंक जितना सिंपल हो सकता है मैंने कोशिश किया है समझाने का। ठीक है, अब फिर भी अगर देखो यहाँ पे एक्चुअली चार्ज क्या है ना, चार्ज कुछ ऐसा है, फंडामेंटल चीज ही ऐसा है, जैसे मास होता है ना, एग्जैक्टली मास को आप उस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते, इसका कोई यूनानिमस डेफिनेशन नहीं है, ये बस समझने का चीज है। आप इसको समझिए बेहतर तरीके से कि कोई भी चीज कैसे चार्ज हो गया, कोई भी चीज कैसे निगेटिवली चार्ज हो गया। और फंडामेंटली हमने देख ही लिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की जब बात आया, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज हो गया और प्रोटॉन्स बाय नेचर पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके पास ऐसा बिहेवियर है, और उस बिहेवियर को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेगेटिव पॉजिटिव करके नॉमेनक्लेट किया। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो हम समझेंगे कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज कैसा होता है, कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करता है। तो चार्ज दो टाइप के चार्ज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इनका बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, रिपल्सन। सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है एक दूसरे को, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे। फिर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव साथ में रखो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखो साथ में, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो सेम चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो ये बेसिक बिहेवियर था, चार्ज का नेचर था। नेचर तो ये था कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, दो टाइप का चार्ज होता है। अब चार्ज को एज ए क्वांटिटी अगर समझे, चार्ज को एज ए क्वांटिटी समझे, तो चार्ज एक क्वांटिटी भी है। तो क्वांटिटी के टर्म में हम चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज क्वांटिटी के रूप में एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट होता है कूलॉम। चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। ओके, अब ये कूलॉम क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज। देखो कभी भी जैसे एक इलेक्ट्रॉन हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, तो अब सवाल आता है ना कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये चार्ज का मेजरमेंट जो है ना, मिल्कन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से समझा जाता है। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ये जरूरी नहीं है उतना बताना, फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप गूगल करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको बहुत सारा उसमें डाटा मिलेगा, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं उसको, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है। सिमिलरली एक प्रोटॉन के पास भी सेम अमाउंट का चार्ज होता है, लेकिन इसका नेचर नेगेटिव है। इसका नेचर क्या है, नेगेटिव है, और प्रोटॉन का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन चार्ज का क्वांटिटी इतना ही होता है, इसके पास भी क्वांटिटी इतना ही होगा। आई होप अभी समझ में आया होगा बेसिक चार्ज का फंडा क्या है।
अब इसके बाद हम बात करेंगे चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो चार्ज का बेसिक तीन प्रॉपर्टी होता है। ओके, सो तीन प्रॉपर्टीज का क्या क्या होता है? पहला होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज इज कंजर्व, एंड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा थोड़ा करके बेसिक समझने का कोशिश करते हैं। देखो किसी बॉडी, जैसे मान लो कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी बी है, कोई बॉडी सी है, और इसके पास मान लेते हैं सपोज चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है, और इसके पास चार्ज Q3, और इसे एक बक्से में बंद कर दिया। ठीक है, इसे एक बक्से में बंद कर दिया। अब हम पूछते हैं कि इस बक्से का टोटल चार्ज कितना है। इस बक्से में अगर टोटल चार्ज कितना है, तो इस बक्से में टोटल चार्ज होगा, इस बक्से में टोटल चार्ज होगा जितना इन सारे चार्ज को जोड़ने से मिलेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो मतलब चार्ज को हम सिंपल एज ए, जैसे बताया चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज को सिंपली स्केलर की तरह जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो एक मास है 1 kg का, और इसके ऊपर रख दिया है मास 2 kg का, तो इसका टोटल मास कितना हुआ बोलोगे ना? 3 kg। सिमिलरली एक बॉडी के पास मान लो पहले Q1 चार्ज दे दिया, फिर कोई और दाता आया उसको एक Q2 चार्ज दे दिया, फिर कोई और एक दानी आया उसको Q3 चार्ज दे दिया, टोटल चार्ज इसका कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो सिंपली इसको जोड़ सकते हैं। जैसे आज आपका वजन मान लो सपोज 55 kg है ना, और आपने क्या हुआ कि जाके अपने सर पे किसी 5 kg के भार को उठा लिया और जाके अपना वेट किया, तो आपका वेट जो है 60 kg मिला। क्या वो आपका वेट बढ़ गया? कैसे ऐड किया आपने? सिंपल स्केलर तरीके से। तो इसको हम स्केलरली ऐड कर सकते हैं चार्ज को। सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं ने कहा कि सब चार्ज को ले आओ बक्से में बंद कर दो। बक्से में बंद करने का मतलब ये था कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, से मान लो ये एक, हम बात करते हैं, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ए बी सी, तीन बॉडी है इसके अंदर। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर में ना कुछ आ सकता है ना इससे कुछ बाहर जा सकता है, इसका मतलब है ये आइसोलेटेड है। ठीक है, और इसके पास मान लो इसके पास चार्ज है, सपोज कहते हैं इसके पास 2e चार्ज है, क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसके पास 2e चार्ज है, इसके पास -e चार्ज है, और इसके पास +3e चार्ज है। तो अगर टोटल चार्ज का यहाँ बात करें तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 2e -e प्लस 3e। तो टोटल चार्ज हो गया यहाँ पे 4e। ओके, अभी 4e चार्ज हो गया। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये क्या करेगा, ए क्या करेगा, अपना एक चार्ज इसको दे देगा और एक चार्ज इसको दे देगा, और ए बिना चार्ज का हो जाएगा। ए अपना मुक्त हो गया बिना चार्ज के। अब बी को दे दिया एक चार्ज, तो बी के पास पहले से क्या था? एक माइनस था, तो -e प्लस ई हो गया ये। ठीक है, और सी के पास क्या था? पहले से +3 था और इसको +1e मिल गया। ओके, तो अब इसके पास कितना हो गया? अब देखो नेट फाइनली कितना बचा, ए के पास 0, बी के पास आ गया 0, और सी के पास कितना हो गया? 4e। तो नेट चार्ज अभी भी कितना है? नेट चार्ज अभी भी 4e है। तो अंदर में आपस में एक दूसरे से ये जितना भी ट्रांसफर कर ले, लेन देन कर ले, लेकिन ओवरऑल चार्ज जो होगा ना वो कंजर्व रहेगा हमेशा। ओवरऑल चार्ज कभी भी चेंज नहीं करेगा। एंड फाइनली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो इसको सिंपल ये समझो, मान लो एक रोटी है। ठीक है, क्या है? एक रोटी है, और आप लोग 4 लोग हो। ठीक है, एक रोटी है, एक रोटी है और लोग 4 हैं। क्या खा सकते हैं रोटी को? बिल्कुल खा सकते हैं। आप रोटी को क्या करोगे? 4 टुकड़ा कर दोगे, एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको दे दोगे। तो यहाँ पे क्या है, रोटी को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको इंटीजरली डिवाइड, जिस जिस तरीके से डिवाइड करना है कर सकते हैं। आधा तोड़ सकते हैं उसको, एक रोटी को चाहो 10 लोगों में भी खिला सकते हो। ठीक है, 100 लोगों में भी छोटा छोटा करके टुकड़ा बांट सकते हो। बट चार्ज का अगर बात करें, अच्छा इसको और एक तरीके से समझो, जैसे मान लो आपके पास एक पेन है, एक पेन है और फिर से 4 दोस्त है आपके। आपको एक पेन को 4 दोस्त में बांटना है, दैट इज इम्पॉसिबल। एक पेन 4 दोस्त में कैसे दोगे? किसी को एक ढक्कन दोगे, किसी को रिफिल दोगे, किसी को पेन का बॉडी दोगे, लेकिन वो पेन तो नहीं कहलाएगा ना, पेन तो बट नहीं सकता। तो इसका मतलब पेन क्या है? पेन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उस पर्टिकुलर चीज का। पेन इज द स्मॉलेस्ट थिंग, पेन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। पेन को हम छोटा नहीं कर सकते ना, पेन सबसे छोटा है। ठीक है, एक पेन का मतलब है सबसे छोटा पेन का क्वांटिटी, इससे छोटा नहीं हो सकता। 5 इंटू एक पेन करो तो 5 पेन हो जाएगा, 10 पेन हो सकता है, 20 पेन हो सकता है, लेकिन एक पेन से छोटा पेन नहीं हो सकता, आधा पेन नहीं हो सकता। ठीक है, 1/4 पेन नहीं हो सकता, लेकिन रोटी हो सकता है। अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। सिमिलरली कोई भी चार्ज जो होता है, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में आता है, कि एक चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होगा ना उसके मल्टीपल में आएगा। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है, ई जो होता है, जो हमने पढ़ा 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना इलेक्ट्रॉन जो, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये क्या है? क्वांटाइज्ड। दिस इज क्वांटाइज्ड ऑफ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को बोलते हैं। इससे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते चार्ज को, चार्ज इससे अब छोटा नहीं हो सकता। दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग,
स्मॉलेस्ट चार्ज। तो कभी भी कोई बॉडी के पास अब चार्ज होगा तो वो हमेशा ई के मल्टीपल में होगा, 5 ही होगा, 10 ही होगा, 50 ही होगा, 100 ही होगा। मान लो जैसे 5 कूलम भी चार्ज है किसी के पास, तो ये भी एनी करके आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो कि उस बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा, आया होगा। ठीक है, अगर गया होगा, आया होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिसीव किया होगा तो उतना नेगेटिव चार्ज होगा, अगर लूज किया होगा तो उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। जो भी है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में टोटल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप समझ में आया होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको। So this is the last topic now that we will study in this lecture. Coulomb's law हमारा लास्ट